हमास का अगला गढ़ होगा, अगला बेस होगा टर्की देश। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमास अपना बेस बनाने जा रहा है टर्की के अंदर। गाज़ा के बाद अब वो टर्की से ही ऑपरेट करेगा, या ये कह सकते हैं कि गाज़ा के साथ-साथ टर्की से भी ऑपरेट करेगा। और ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दुनिया भर के अखबार छाप रहे हैं और ख़ास तौर से इज़राइल के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसको खूब कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द जेरूसलम पोस्ट। रिपोर्ट ये है कि आईडीएफ यानी इज़राइल की जो फ़ौज है उसके हाथ एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लगा है। ये डॉक्यूमेंट हाथ आया है गाज़ा के अंदर से, एक घर में आईडीएफ को मिला है ये डॉक्यूमेंट। और घर किसका था? चीफ ऑफ स्टाफ का घर बताया जा रहा है, याह्या सिनवार के। याह्या सिनवार कौन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ये गाज़ा के अंदर हमास के लीडर हैं। याह्या सिनवार मेन लीडर जो हैं, जो उनके नेता हैं मेन, उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ था उसके घर से एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें ये प्लान लिखा हुआ है कि दरअसल हमास ये प्लानिंग कर रहा है कि वो अपना बेस गाज़ा से बाहर, ख़ास तौर से टर्की में बनाने जा रहा है, ताकि दुनिया भर से मिलिट्री में मदद हासिल कर सके, ताकतवर बन सके, डिप्लोमेसी में ताकतवर बन सके, दुनिया के देशों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ कर सके, सपोर्ट हासिल कर सके, और साथ ही साथ मोरली मोरली बूस्ट हो सके। इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है। साथ ही साथ टर्की में बेस बनाने का मेन मकसद ये बताया गया है ताकि इजराइल से जुड़े हुए लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, स्पेशली जो मोसाद है, खुफिया एजेंसी इजराइल की, उसके जितने एजेंट हैं, जितने जासूस हैं, उन उनको टारगेट किलिंग करना, मतलब टारगेट करके कत्ल करना या फिर उनकी किडनैपिंग वगैरह करना। इसके अलावा ये भी इसमें लिखा गया है कि आसपास के जो देश हैं, मतलब ख़ास तौर से जो ऐसे देश हैं जो इजराइल के दोस्त हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं हर हालत में, और उसमें भी इन्होंने लिखा है कि जो नेटो है, ख़ास तौर से उसको टारगेट बनाने का इरादा है हमास का। वैसे दोस्तों ये मुमकिन भी है, इसमें कोई झूठ बात नहीं हो सकती है। उसकी वजह ये है कि 2020 में भी इसी तरह की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि हमास का जो सबसे बड़ा साइबर वॉरफेयर का गढ़ है वो टर्की है। मतलब इसके जितने भी बंदे हैं जो दुनिया भर में इजराइल या इजराइल से जुड़े हुए लोगों और उनकी कंपनीज पर साइबर अटैक करते हैं, वो ज़्यादातर टर्की के अंदर हैं और टर्की से ही ये सारा काम करते हैं, और इसमें सच्चाई भी थी। मगर अब इस नई रिपोर्ट पर कि गाज़ा के बाद अगला ठिकाना हमास जो है टर्की में बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने वजूद को बचा कर रख सके, इस पर यकीन करना है या नहीं करना है यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट आईडीएफ की तरफ से आई है। आईडीएफ ने कह दिया कि हाँ, हमें मिले हैं डॉक्यूमेंट, तो अखबारों ने छापना शुरू कर दिया। अब ये आईडीएफ पर यकीन कैसे किया जा सकता है, आप खुद ही बताइए। इन्होंने तो शुरुआत में, आपको याद होगा, ऐसे-ऐसे पेजेज़ जो बच्चों के रूम में लगे हुए थे जिन पर दिन के नाम, तारीखें लिखी हुई थी, उनको भी बता रहे थे कि इसमें मिशन लिखा हुआ है हमास का। बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि अब दुनिया बहुत आगे पहुँच चुकी है, अब तो हमारी मज़ाकें बन रही हैं। पुराना दौर नहीं रहा कि जो छोटी-छोटी चीज़ों में भी प्रोपेगेंडा फैला दिया और चल गया। बाकी पर्सनली मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ कि मुझे क्या लगता है इस रिपोर्ट में, तो देखिए वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा था मुझे। जब मैंने उसमें ये पढ़ा कि ख़ास तौर से हमास का टारगेट नेटो कंट्रीज़ हैं, कि नेटो पर ऑपरेशन चलाएगा टर्की से, तभी मुझे शक हुआ कि कुछ झोल है। नेटो वाली चीज़ हमास क्यों अपने मिशन में शामिल करेगा और टर्की उसे फिर अपने अंदर क्यों आने देगा? ज़ाहिर-सी बात है, जो बिगड़ता हुआ सपोर्ट है, गिरता हुआ सपोर्ट है इज़राइल का, उसको बनाने के लिए ये इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार जारी की जा रही हैं ताकि यूरोप में जो है सब कुछ बैलेंस हो सके और यूरोप के देश और यूरोप के आम लोग सोचें, अरे भाई जल्दी से इज़राइल को सपोर्ट कर दो, वरना फिर तो हमारे ऊपर खतरा ही खतरा हो जाएगा अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया। मगर दोस्तों ये रिपोर्ट सच्ची हो या झूठी हो, इस रिपोर्ट के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि आमतौर पर जब भी हमास के सपोर्ट की बात आती है तो लोग ईरान की बात करते हैं, लेकिन टर्की भी शायद इसमें पीछे नहीं है। इसकी वजह ये है कि जहाँ तक देखेंगे आप, अर्दोगान तो पीछे रहते ही नहीं है, लगातार बयानबाजी करते हैं नेतन्याहू के खिलाफ हमास की सपोर्ट में। कभी हमास को फ्रीडम फाइटर बताते हैं, कभी नेतन्याहू और उसकी फ़ौज को नाज़ीज़ और हिटलर से कंपेयर करते हैं, कभी कहते हैं कि हमास जो है अपनी होमलैंड की हिफाज़त कर रहा है, अपनी मातृभूमि की हिफाज़त कर रहा है। तो इस तरह के बयान तो लगातार आते ही रहते हैं अर्दोगान की तरफ से। लेकिन उसके अलावा भी आपने नोटिस किया होगा कि हमास के लीडर जिस तरह से लगातार टर्की का दौरा करते रहते हैं, या अभी भी उन्होंने वॉर के दौरान किया है। इस तरह का दौरा शायद ईरान का नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है दौरा करना। टर्की का बार-बार करते रहते हैं, आपने देखा होगा। साथ ही साथ अभी 1-2 दिन पहले तो अर्दोगान ने ये तक कह डाला कि हम लगातार हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में टर्की के अंदर इस वक़्त 1000 से भी ज़्यादा हमास के लोगों का इलाज हो रहा है। ये खबर पूरी दुनिया में छपी और लोगों ने इसको बड़ी हैरानगी के साथ देखा। वैसे आपको बता दूँ कि लगातार इस तरह के जो बयान देता है टर्की, बावजूद इसके कि वो नेटो का मेंबर है, शायद इस तरह के बयान ईरान की तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो नेतन्याहू को बकते हैं, नाज़ी फ़ौज बोलते हैं,
उनकी आर्मी को, और इज़राइल को भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसके वजूद के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन इस तरह के कि हमास को हम सपोर्ट करते हैं, हमास के साथ हमने ये कोऑपरेशन किया था, हमास को हमने ये दिया, हम वो कर देंगे, इस तरह के आपको नहीं देखने को मिलेंगे। शायद ईरान इस तरह की चीज़ें अफ़ोर्ड कर भी नहीं सकता अगर वो ऐसे खुलेआम करने लगेगा, लेकिन टर्की करता है बावजूद इसके कि वो नेटो का मेंबर है। दूसरी तरफ हमास को भी आप देखेंगे कि उसने तो अपने गारंटर के तौर पर टर्की को पेश किया था। अभी जो जितनी भी डील वगैरह चल रही थी उसमें जब भी बात आती थी कि भाई ज़िम्मेदारी कौन लेगा इन सारी डील की? क्या पता बाद में इज़राइल ने डील तोड़ दी, अपनी जो शर्तें हुई उन पर उसने अमल नहीं किया। तो हमास की तरफ से रशिया और टर्की का नाम लगातार आगे किया जाता था कि दुनिया की इन 2 बड़ी ताकतों को आगे किया जाए। क्योंकि हमास के हिसाब से भी और नेचुरली भी अगर देखा जाए ऑनेस्टली, तो रशिया ज़ाहिर है दुनिया की बड़ी ताकत है, अमेरिका की टक्कर का है, और दूसरी तरफ टर्की जो है मिडल ईस्ट यानी कि मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के आने के बाद एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिपोर्ट आने के बाद टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान का भी एक बयान आया। उन्होंने इस रिपोर्ट का कोई ज़िक्र वगैरह नहीं किया, लेकिन आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अपने जो लॉ मेकर वगैरह थे, जो एमपीज़ वगैरह, उनसे कहा, उनको मुखातब करते हुए कि इज़राइल गाज़ा पर ही नहीं रुकेगा। इज़राइल की नज़रें टर्की के ऊपर भी है। उन्होंने अनातोलिया वर्ड यूज़ किया। अनातोलिया आप जानते होंगे हिस्टोरिकली उसी पूरे एरिया को बोला जाता है जहाँ पर आज टर्की है। तो उन्होंने कहा कि टर्की की नज़रें, इज़राइल की जो नज़रें हैं वो टर्की के ऊपर हैं। अगर हमास हारा तो फिर अगला निशाना, अगला टारगेट इज़राइल का टर्की होगा, और इसीलिए हम हमास को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी होमलैंड की हिफ़ाज़त नहीं कर रहा है, अपनी ज़मीन की हिफ़ाज़त नहीं कर रहा है, बल्कि वो अनातोलिया यानी कि टर्की को भी डिफेंड कर रहा है, उसकी हिफ़ाज़त कर रहा है। वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि रजब तैयब अर्दोगान का जो निशाना था वो सीधे तौर पर ग्रेटर इज़राइल के ख्वाब पर, ग्रेटर इज़राइल के प्रोजेक्ट पर था। आपको पता होगा इज़राइल के बहुत सारे नेता आए दिन ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं कि हम ग्रेटर इज़राइल बनाएँगे। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ पाए जाते हैं ना वो अखंड भारत वाले, वैसे ही वहाँ पर भी ग्रेटर इज़राइल वाले पाए जाते हैं। कभी उनके मुताबिक उनकी कभी हुकूमत होती थी दुनिया के एक बड़े इलाके पर, जिसमें लेबनान, टर्की, ईरान का हिस्सा, इराक, सीरिया, इजिप्ट का हिस्सा, सऊदी अरबिया का हिस्सा, और ये पैलेस्टाइन का तो पूरा इलाका आता ही था, ये सारा इलाका आता था। तो इनके मुताबिक हम इस सब पर अपनी हुकूमत फिर से कायम करेंगे। तो टर्की का इशारा उसी तरफ था कि ये जिस तरीके से इसने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है लगातार और कर रहा है, वैसे ही फिर ये आगे बढ़ेगा और टर्की भी इसके निशाने पर होगा। अब क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान ने ये बयान फ़ौरन उस डॉक्यूमेंट वाली खबर के बाद दिया है, तो आप इसको सीधे तौर पर उससे जोड़कर देख सकते हैं, जैसा कि बाकी जर्नलिस्ट भी जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ही, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।